दोस्तों आज आप देखोगे एक स्लैशर थ्रिलर मूवी वुल्फ क्रीक, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन फिल्म है और 2005 में ही रिलीज हुई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.2 आउट ऑफ 10 है। इसकी स्टोरी एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है, जहां 3 बैकपैकर्स ऑस्ट्रेलिया के वुल्फ क्रीक के टूर पर जाते हैं और वहां उनके साथ कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जिससे कि उनका बचना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों ये मूवी एक अंडररेटेड जेम है और ये पहला पार्ट है। मूवी लिंक के लिए आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। साथ ही अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन भी दबा देना, ताकि हमारी वीडियोस आपको अपलोड होते के साथ ही मिल जाए। तो अब कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जहां ये तो बताते हैं कि ये कहानी ट्रू इवेंट पर बेस्ड है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया में हर साल 30,000 लोग गायब हो जाते हैं। 90% लोग तो महीने के अंदर ही मिल जाते हैं, बाकी 10% का पता नहीं चलता है। इसके बाद कहानी शुरू होती है और 1999 में हमें 3 बैकपैकर्स दिखाते हैं जो कि टूर पर वुल्फ क्रीक जा रहे होते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक जगह है और ये एक रिमोट एरिया यानी सिटी से काफी दूर है और यहाँ पर एजेंशियल चीजें भी आसानी से नहीं मिलती हैं। ये 3 लोग होते हैं, बेन, लीज हंटर, क्रिस्टियल, जिसे शॉर्ट में सब क्रिस बोलते हैं। बैकपैकर्स वो टूरिस्ट होते हैं जो काफ़ी सस्ते में टूर किया करते हैं। इनके पास सूटकेस और लगेज नहीं होता है, बल्कि ये अपना सारा सामान बैग्स वगैरह में डाल के निकलते हैं और साथ ही होटल्स की जगह हॉस्टल्स या फिर कैंपिंग करके रहा करते हैं। बेन जो गाड़ी लाया था वो भी पुरानी थी, जो कि उसने टूर पर आने से जस्ट पहले ही खरीदी थी। वुल्फ क्रीक पहुंचने से पहले हॉल्स क्रीक और इमू क्रीक रास्ते में था। पूरे दिन ड्राइविंग के बाद तीनों हॉल्स क्रीक पहुंचते हैं और वहां पर कैंपिंग करके रात निकाल देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग तीनों वहां से निकल जाते हैं और इमू क्रीक पहुंच जाते हैं। इमू क्रीक में कुछ सामान वगैरह लेने के लिए एक होटल पर रुकते हैं। बेन वहां पर अपने कैमरे में रिकॉर्डिंग करने लगता है। उसके बाद तीनों होटल्स में जाते हैं, कुछ ऑर्डर कर रहे होते हैं। तभी वहां बैठे कुछ लोग बेन को अपने पास बुलाते और लीज क्रिस के बारे में अब्यूसिव कमेंट करते हैं। वहाँ बेन उन्हें कुछ नहीं बोलता है क्योंकि उनकी पूरी गैंग बैठी हुई थी वहां पर, और तीनों वहां से निकल जाते हैं। काफी ड्राइविंग के बाद फाइनली वुल्फ क्रीक पहुंच जाते हैं। वुल्फ क्रीक एक नेशनल पार्क है ऑस्ट्रेलिया का। वहां पर उन्हें क्रेटर देखना था। तीनों एक जगह गाड़ी लगा देते हैं। वहां पर कैंपिंग और हाइकिंग अलाउ नहीं थी और ये वहां मेंशन भी था। वो इसको इग्नोर करके अपने बैकपैक्स लेकर क्रेटर की तरफ पहुंच जाते हैं। यहाँ ग्राउंड पर एक बड़ा सा होल था जो कि मेटियोराइट यानी उल्कापिंड गिरने की वजह से बना था और 1947 में पहली बार इस क्रेटर का पता कुछ लोगों को चला था। थोड़ी देर वो वहां रुकते हैं और उसके बाद तीनों वापस अपनी कार की तरफ लौटने लगते हैं। डिक्की में सामान डालते टाइम लीज क्रिस से टाइम पूछती है। क्रिस कहती है कि उसकी वॉच चलनी बंद हो गई है। लीज अब बेन से पूछती है। बेन की भी वॉच चलनी बंद हो गई थी। तीनों गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, मगर अब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। कई बार ट्राई करने के बाद बेन बोनट में चेक करता है और उसे सब नॉर्मल लग रहा था, बट फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। उस टाइम शाम भी हो चुकी थी। अगर तीनों हेल्प लेने के लिए पैदल निकलेंगे तो कुछ ही टाइम में रात हो जाएगी और वहाँ दूर दूर तक कुछ दिख ही नहीं रहा था, इसलिए वो रात गाड़ी में रहकर निकालने की सोचते हैं। रात होते ही उन्हें एक ट्रक उनके पास आता हुआ दिखता है। पहले तो वो डर जाते हैं क्योंकि वैसे तो वहाँ पर कोई नहीं दिख रहा था, अब ये ट्रक कैसे आ रहा है इनके पास। तीनों गाड़ी से बाहर आते हैं और एक मिक टेलर नाम का बंदा ट्रक से उतरता है और तीनों से यहाँ पर होने की वजह पूछता है। वो बता देते हैं कि उनकी गाड़ी खराब हो चुकी है। अब वो उनकी गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करता है और थोड़ी देर बाद कहता है कि गाड़ी यहाँ पर ठीक नहीं हो पाएगी, इसके लिए गाड़ी को टो करके उसके गैराज में लेकर जाना पड़ेगा और वो वहाँ पर कुछ सामान लगा देगा, जिसके बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी और तीनों को सोचने के लिए कह देता है। फिलहाल अभी तक सब नॉर्मल लग रहा था और वो सब इसके लिए राजी हो जाते हैं। जिस जगह उसका गैराज था वो वुल्फ क्रीक से भी आगे था। उनकी गाड़ी को वो अपने ट्रक से टो करके ले जाने लगता है। थोड़ी देर बीतने के बाद क्रिस को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वुल्फ क्रीक से उन्हें निकले हुए घंटे भर से ज्यादा हो चुका था और वो अभी तक उसके गैराज नहीं पहुंचे थे। फाइनली अब वो उसके गैराज पहुंच जाते हैं। वो एक माइनिंग साइट थी। वहाँ वो उन सबको ड्रिंक ऑफर करता है। मिक उन्हें बताता है कि वो यहाँ पर कई जानवरों का शिकार करता है और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहा होता है। माहौल काफी मजाकिया हो जाता है। बेन भी उससे मजाक करने लगता है, लेकिन उसे ये अच्छा नहीं लगता है और वो मजाक में ही उसे मारने की धमकी दे देता है। अब वो बातों बातों में उन्हें ये कहता है कि वो आजकल टूरिस्ट का भी शिकार कर रहा है, लेकिन सब तो मजाक में ही ले रहे थे, बट ये बात सच्ची थी। मिक उठ के अब उनकी गाड़ी को ठीक करने लगता
लगता है। लिज को मिक का बिहेवियर ठीक नहीं लग रहा था और ये बात वो बेन को बोलती है, क्योंकि एक तो वो उनकी गाड़ी फ्री में ठीक कर रहा है और ऊपर से अपने यहाँ पर खाना भी खिला रहा है। थोड़ी देर में सबको नींद आने लगती है और सब सो जाते हैं सिवाय मिक के। अगली सुबह हमें लिज को दिखाते हैं जो कि एक रूम में थी और उसके हाथ पैर भी बंधे हुए थे। वो वहाँ से बाहर की ओर देखती है, उनकी गाड़ी वहीं खड़ी थी बट वहाँ उसे कोई और नहीं दिखता है। रोते चिल्लाते हुए पूरा दिन उसका निकल जाता है। रात को उसे वहाँ पर एक कांच का टुकड़ा मिलता है जिससे वो अपने हाथ और पैर को खोल लेती है। उस रूम का गेट खोलकर बाहर आ जाती है, अपनी गाड़ी की तरफ जाती है। उनकी गाड़ी का सारा सामान यानी इंजन वगैरह सब मिक ने बाहर निकाल दिया था। अब वो वहाँ से वैसे ही भागने की सोचती है बट तभी उसे क्रिस की आवाज आ जाती है। वो एक रूम के तरफ जाती है और उसकी विंडो से अंदर की ओर देखती है। क्रिस को मिक ने एक पोल से बांध रखा था और उसे बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था। अल्टीमेटली मिक ने उसको मारना ही था बट टॉर्चर करके। लिज क्रिस को बचाना चाहती थी, इसके लिए वो एक प्लान बनाती है और सीधा अपनी गाड़ी के पास जाकर उसमें पेट्रोल डालकर आग लगा देती है। साथ ही एक सिलेंडर भी वहां रख देती है जिससे कि ब्लास्ट हो जाता है। अब मिक बाहर आकर देखता है और आग को बुझाने लगता है। उतने में ही लिज क्रिस के पास पहुंच जाती है और उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन मिक आग बुझाकर क्रिस के पास दोबारा पहुंच जाता है और लिज उसी रूम में एक टेबल के नीचे छुप जाती है। मिक उसे फिर से टॉर्चर करने लगता है और अब लिज उसी की राइफल लेकर उसी के सामने खड़ी हो जाती है। मिक क्रिस को छोड़कर लिज की तरफ बढ़ने लगता है और लिज उसे शूट कर देती है। गोली सीधा उसके गले के साइड पर लग जाती है मगर वो मरता नहीं और बेहोश हो जाता है। लिज दोबारा शूट करने का ट्राई करती है मगर अब राइफल नहीं चलती है, क्योंकि राइफल चलाने का भी एक प्रोसीजर होता है और उसे ये नहीं आता था। और पहली गोली इसलिए चल गई क्योंकि मिक ने राइफल पहले से ही सेट किया हुआ था, बस ट्रिगर दबाना रह गया था। अब वो क्रिस को वहाँ से आजाद करती है और दोनों उसी के ट्रक में जाकर बैठ जाते हैं। लिज ट्रक को स्टार्ट करने लगती है मगर उसमें चाबी ही नहीं थी। इसके लिए वो दोबारा अंदर जाती है और मिक के पॉकेट में उसे चाबियां मिल जाती है। ट्रक जैसे स्टार्ट करती है उनके सामने मिक राइफल लेकर आ जाता है और शूट कर देता है। लिज उसी के ट्रक को उसी के ऊपर चढ़ा देती है लेकिन वो बच जाता है। लिज गाड़ी बैक करती है और माइनिंग साइट से बाहर निकल जाती है। एक तो वहाँ बहुत अंधेरा था और उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं। मिक को भी बिल्कुल टाइम नहीं लगता, वो दूसरी गाड़ी लेकर उनका पीछा करने लगता है। लिज को गाड़ी एक जगह रोकनी पड़ जाती है क्योंकि वो बिल्कुल एज पर आ चुके थे और उसके आगे रास्ता भी नहीं था बल्कि खाई थी। लिज को आइडिया आता है कि वो उसी ट्रक को धक्का मारकर नीचे फेंक देगी ताकि मिक को लगे कि दोनों गाड़ी समेत खाई में नीचे गिर के मर गए हो, और दोनों वहीं पर छुप जाती हैं। मिक भी वहां पहुंच जाता है मगर उसको इससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है और वो नीचे चला जाता है देखने के लिए। अब लिज और क्रिस उसकी गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं और उस गाड़ी से वहां से निकलने की सोचते हैं, लेकिन चाबी उसमें भी नहीं थी, वो मिक के पास थी और मिक नीचे गया हुआ था। लिज के पास बहुत सारी गाड़ियों की चाबियां थी और ये चाबियां वो मिक के पॉकेट से निकाल कर लाई थी, और इतनी सारी चाबियां होने की वजह यही है कि वहाँ पर और भी बहुत गाड़ियां होंगी। इसलिए अब दोनों पैदल ही उसकी माइनिंग साइट की ओर निकल जाते हैं ताकि वो वहाँ से कोई दूसरी गाड़ी को लेकर निकल सके। वो दोनों उसके माइनिंग साइट तक पहुँच जाते हैं। लिज क्रिस को बाहर छोड़ देती है और कह देती है कि अगर वो 5 मिनट तक ना आए तो तुम यहाँ से निकल जाना। लिज उसके गैराज में एंटर करती है और वहाँ वाकई में बहुत सारी गाड़ियाँ थी। ये सब गाड़ियाँ टूरिस्ट की ही थी जिनको मिक मार चुका था। लिज को अंदर टूरिस्ट के सामान भी मिलते हैं जिनमें उनकी फोटोग्राफ्स, पासपोर्ट्स और कैमरेस भी थे। लिज एक टूरिस्ट का कैमरा ऑन करती है और रिकॉर्डेड वीडियो देखती है जहाँ लिज को पता चलता है कि मिक का मारने का स्टाइल सेम ही रहता है। पहले वो टूरिस्ट की गाड़ी खराब कर देता है और उसके बाद उनकी हेल्प करने का नाटक करता है और उनकी गाड़ी को टो करके इस माइनिंग साइट में ले आता है और उन्हें टॉर्चर करके मार देता है। उसे वहाँ पर बेन का कैमरा भी दिखता है और वो उसमें बेन की करी हुई रिकॉर्डेड वीडियोस देखती है। उस वीडियो में उसे मिक का ट्रक दिखाई देता है और ये ईमो क्रिक था जहाँ पर वो कुछ सामान लेने के लिए रुके थे, यानी कि मिक उन्हें पहले से ही फॉलो कर रहा था। अब वो वहाँ से जल्दी से एक गाड़ी में आकर बैठ जाती है और कई चाबियों से ट्राई करने के बाद एक चाबी से कार स्टार्ट भी हो जाती है, लेकिन उसी कार में पीछे मिक भी बैठा हुआ था और वो पीछे से लिज के बैक में नाइफ मार देता है जो कि उसके आर पार हो जाती है। लिज गाड़ी का गेट खोलकर बाहर गिर जाती है। मिक अब उसको छोड़ने वाला नहीं था, वो उस पर नाइफ से हमला कर देता है जिससे कि लिज की कुछ उंगलियां कट के वहीं गिर जाती है। देन वो उसके कमर में चाकू भर के घुमा देता है जिससे कि वो वहीं पर तड़पने लग जाती है। बाहर क्रिस को वेट करते हुए 5 मिनट से भी ऊपर का समय हो गया था, इसलिए वो वहाँ से पैदल ही निकल जाती है। चलते चलते सुबह भी हो चुकी थी और वो रोड पर आ चुकी थी। वहाँ वो एक गाड़ी को आता हुआ देखती है और उससे हेल्प मांगती है। उसमें एक बुजुर्ग आदमी था, वो उसको गाड़ी में बैठा देता है और उसे ब्लैंकेट देने के लिए डिक्की खोलने लगता है। उतने में एक गोली आती है और उसकी आंख के आर पार हो जाती है और वो वहीं मर जाता है। क्रिस उसको बाहर देखने जाती है, वो बुजुर्ग आदमी मरा पड़ा था और जाकर उसी की गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन चाबी तो
डिक्की में ही लगी थी। अगेन वो गाड़ी से उतरती और डिक्की से चाबी निकाल लेती है। तभी उसे मिक की गाड़ी नजर आ जाती है और वो जल्दी से उस गाड़ी को स्टार्ट करके निकल जाती है। मिक की कार की स्पीड बहुत तेज थी और वो जल्दी से उसके बराबर पहुंच जाता है। ये देखकर क्रिस अपनी कार से उसकी कार को टक्कर मार देती है और मिक की कार सड़क से नीचे उतर जाती है। लेकिन ये सब यहीं खत्म नहीं होने वाला था। मिक अपनी राइफल से उसके कार के टायर पर शूट कर देता है और वो टायर वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद क्रिस की गाड़ी सड़क से नीचे उतर जाती है और पलटी खाकर सीधी हो जाती है और मिक अपनी कार लेकर उसके पास पहुंच जाता है। कार से बाहर निकलते ही वो क्रिस को वहीं शूट कर देता है और उसके बाद वो उसी गाड़ी में क्रिस और बुजुर्ग आदमी की बॉडी को रखकर जला देता है। अब हमें बैन को दिखाते हैं जिसको लोहे की वायरिंग में बांध रखा था। लोहे की कील उसकी कलाई के आर पार हो रखी थी और किसी तरह से वो खुद को उसमें से अपने आप को छुड़ा लेता है और माइनिंग साइट से बाहर निकल जाता है। उसे भागते हुए रात हो चुकी थी। अब मॉर्निंग में वो सड़क किनारे पड़ा हुआ था और उसे दो टूरिस्ट देख लेते हैं जो कि उसे अपनी कार में बैठा कर ले जाते हैं। आगे जाकर उसे एयरलिफ्ट के थ्रू रेस्क्यू कर लेते हैं और बैन बच जाता है। अब हमें एंड में बताते हैं कि काफी बड़े लेवल पर ढूंढने के बाद भी पुलिस को लिज हंटर और क्रिस्टी अर्ल की बॉडी नहीं मिलती। ये भी बताया गया कि शुरुआती इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हुई क्योंकि बैन को भी माइनिंग एरिया की क्लैरिटी नहीं थी कि वो एक्चुअली में कहाँ पर है। साथ में सिर्फ एक वही विटनेस था और कोई एविडेंस भी नहीं था। 4 महीने की कस्टडी के बाद बैन को उस केस से क्लियर कर देते हैं और फिलहाल अब वो साउथ ऑस्ट्रेलिया में रहता है। इसके बाद हमें मिक टेलर को फिर से दिखाते हैं क्योंकि वो अभी भी जिंदा है। दोस्तों, इस स्टोरी से हमें यही सबक मिलता है कि ऐसी कोई भी अननोन जगह नहीं जाना चाहिए जहाँ की पॉपुलेशन भी कम हो, क्योंकि वहाँ आपके साथ कुछ हो भी जाएगा और बात बाहर भी नहीं आएगी। न जाने कब हमारा किसी सनकी बंदे से पाला पड़ जाए। सो बी सेफ व्हेरेवर यू आर। जय हिंद।